हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम सीए मिच्चर एंड आई वेलकम यू ऑन टू माय चैनल, जहाँ पे हम लोग जो है सीए इंटरमीडिएट के लिए डीटी डोज बैच कर रहे हैं। ये डीटी डोज बैच में अभी हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन्स कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हम चल रहे हैं। अभी हम जो है 5 हेड्स वाले टॉपिक पे है, उसमें से हम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी पहले पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज जो है हम कैपिटल गेन की तरफ बढ़ेंगे। कैपिटल गेन का जो है सिंगल वीडियो नहीं आएगा, दो वीडियो आएंगे, अराउंड 30 40 मिनट्स के दो वीडियो आएंगे। क्योंकि एक वीडियो में कवर करना वो काफी, यानी अगर मैं एक वीडियो में कवर करने का ट्राई करता तो मैं अच्छे से वो टॉपिक की, उस टॉपिक का वर्थ नहीं आ पाता वो वीडियो में। ठीक है, तो दो वीडियोस आएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहले वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन जो है मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन। तो चलो हम देख रहे हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, डिटेल समझ जाइए। तो कैपिटल गेन यानी क्या, सबसे पहले तो समझ लो आपने कोई एक एसेट खरीदा है, जिसको अपन ने 100 रुपीज में आपने बाय किया था। ठीक है, अब आप उसे कल आपने उसे सेल कर दिया, 120 रुपीज में आपने उसे सेल कर दिया। ठीक है, तो 20 रुपए का आपको, ये क्या बन गया, हाँ, 20 रुपीज का जो है आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब जो ये 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, अगर ये आप जो सेलिंग कर रहे हो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, NCOB नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यस, तो फिर ये जाएगा आपका PGBP में, ये प्रॉफिट और गेन सेंटर बिजनेस और प्रोफेशन है। और अगर ये जो है आपका NCOB में नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो फिर ये जाएगा गेन अपने कैपिटल गेन में। अब ये कैपिटल गेन में क्यों जाएगा, क्योंकि आपकी कोई कैपिटल असेट थी। समझो आप जो है बिजनेस था, अब बिजनेस में आपकी ट्रांसपोर्ट वाला, आप डिलीवरी के लिए एक व्हीकल यूज करते थे। अब वो व्हीकल को आपने जो है सेल कर दिया किसी को, तो आपने समझ लो वो जो व्हीकल था उसे सेल कर दिया, तो आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस होएगा। जो भी होएगा, अगर प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन में जाएगा, लॉस होता है तो भी कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन का लॉस माना जाएगा, उसके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, जिससे नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 45, ऑलवेज द पहला सेक्शन बात करता है चार्जिंग सेक्शन। तो सेक्शन 45 क्या बोलता है, व्हेन यू ट्रांसफर। अब पहला टर्म इसमें आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांसफर यानी क्या, सेल, एक्सचेंज, कन्वर्ट, बार्टर, बहुत कुछ आगे देखेंगे। दूसरा बोलता है कैपिटल एसेट। ट्रांसफर क्या करना है, कैपिटल एसेट करना है। अब कैपिटल एसेट भी क्या है, नीचे देखते हैं आराम से। टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए तो ही टैक्स लगेगा, लॉस पे कैसे टैक्स लेंगे। इट बिकम्स टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जब वो ट्रांसफर करेंगे उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, यू सेल योर लैंड फॉर 20 lakhs दैट यू बॉट फॉर 8 lakhs, 12 lakhs है कैपिटल गेन, कॉमन सेंस। ठीक है, टू यू सेल योर ओल्ड ज्वेलरी इनहेरिटेड फ्रॉम योर ग्रैंडमदर, आपकी दादी ने आपकी मम्मी को दिया, आपकी मम्मी से आपके पास आया, तो जो है वो आपके पास एक ज्वेलरी है, आपने उसको बेच दी, तो वो भी टैक्सेबल होएगा, सिंस ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी कैपिटल एसेट में आती है, तो ये अब कैपिटल एसेट क्या है डिटेल में देखते हैं। कैपिटल एसेट, इसकी डेफिनेशन जो है 214 में दी है। ठीक है, अब कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी यू ओन, मूवेबल भी होगी, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ जो है कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, मूवेबल, इमूवेबल, हिलता हो ना हिलता हो, दिखता हो, टेंजिबल हो, हाथ छू सकते हैं नहीं छू सकते, इंटेंजिबल, सब कुछ। ठीक है, इसमें लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा सब कुछ आ गया। ठीक है, इवन राइट लाइक मैनेजमेंट कंट्रोल इन कंपनी आर कवर्ड, सब कुछ इंटेंजिबल जो भी है वो सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, गुडविल से लेके जो जो आप सोच सकते हो सब कवर्ड। पर अब इन्होंने एक स्पेसिफिक लिस्ट दे दी कि ये कवर्ड नहीं है, सब कुछ है पर इतने जो आइटम्स है ये नहीं है। पहला इन्होंने दिया स्टॉक इन ट्रेड। अब ऑब्वियसली स्टॉक इन ट्रेड ये ना आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, अब जो चीज बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो उसे अगर आप बेचोगे तो वो PGBP में जाएगा, प्रॉफिट और गेन सेंटर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल देखो। अब बिल्डर जो है, आपने बड़े बड़े बिल्डर्स का नाम सुना होगा, तो
मुझे एक एग्जांपल इससे याद आता है, वो एक बंदा था फ्रॉम पुणे, वेदांत अग्रवाल, उसके पापा जो है बिल्डर थे। अब वेदांत अग्रवाल कौन है वो मत पूछना, पुणे पोर्शे, इफ यू गाइस रिमेम्बर, ठीक है। तो उनका जो, अगर उनके पास कोई लैंड है तो वो स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है लैंड को और ये सारी चीजें सेल बाय करना, ठीक है। सैलरीड पर्सन, जिन्हें अगर समझ लो मैं प्रोफेशनल, आई एम अ सी, तो मेरा कोई धंधा नहीं है लैंड खरीदना बेचना। मैं कोई लैंड खरीद बेचता हूँ, मेरे लिए कैपिटल एसेट होगी, मुझे उस पर कैपिटल गेन लगेगा, इसे इस स्टॉक इन ट्रेड पे पीजीबीपी पे टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल यूज के फैन, आइटम्स यूज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज में हम क्या, घर का आपने फैन बेच दिया, फ्रिज बेच दिया, आपने अपना लैपटॉप बेच दिया, पर्सनल जो आप यूज कर रहे हो, आपने अपना क्या कैलकुलेटर बेच दिया, ऐसे कुछ भी आइटम हम आप पर्सनल यूज के बेच रहे हो तो उस पे आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो कैपिटल एसेट ही नहीं बनेगा, वो पर्सनल आइटम है, पर्सनल। इवन दो आप पर्सनल कार जो होती है, पर्सनल कार, ठीक है, आपके घर पे स्विफ्ट डिजायर है, आपने स्विफ्ट डिजायर बेच दी, उसको भी कैपिटल गेन जाएगा, पर्सनल आइटम, पर्सनल, ठीक है। एक्सेप्ट, अब बोलते हैं एक्सेप्ट, ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट बनेगी, पेंटिंग कैपिटल एसेट बनेगी, स्कल्पचर, ड्राइंग, एंटिक, आर्टवर्क, ये सब कुछ जो है कैपिटल एसेट बनेंगे, ठीक है। ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, आर्ट, एंटिक्स, आर्टवर्क एक्सेट्रा, और दूसरा रहता है पर सारे सेम ऐसे टाइप से, पेंटिंग, आर्ट ऑफ वर्क जो भी है सब कुछ, ठीक है। योर पर्सनल सोफा नॉट अ कैपिटल एसेट, जैसे हमने बात की, पर्सनल घर का सोफा, फैन, फ्रिज, टीवी कुछ भी बेच दो, पर्सनल नहीं। योर गोल्ड नेकलेस कैपिटल एसेट है, टैक्सेबल ऑन सेल, ठीक है। अगला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट नहीं है। अब रूरल, रूरल का अपोजिट होता है अर्बन। अब इफ रूरल इज नॉट कैपिटल एसेट, देन अर्बन इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है। हाँ, तो अब, हाँ, तो अर्बन कैपिटल, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। अब हम देखते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या है। तो अर्बन एग्री लैंड, ठीक है। अब पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। अब अगर पॉपुलेशन आपकी जो सिटी टाउन है उसकी 10K to 1 लाख है, 1 लाख to 10 लाख है, या फिर ग्रेटर देन 10 लाख, ठीक है। तो तीन कंडीशन बन सकती है। 10,000 के नीचे वाले जो है वो कंफर्म, वो जगह ही रूलर है, उसकी एग्रीकल्चर लैंड भी रूलर है। तो इसके म्यूनिसिपल लिमिट से लेस देन इक्वल टू 2 किलोमीटर्स, इसके लिए लेस देन 2 किलोमीटर्स to 6 किलोमीटर्स, और इसके लिए 6 किलोमीटर्स के हम 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, ठीक है। म्यूनिसिपालिटी से अपनी जो एरिया फ्रॉम म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल, आपका जो म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, उसकी लिमिट से अगर 2 किलोमीटर तक है तो ये, अगला है 6 किलोमीटर तक है तो, 8 किलोमीटर तक है तो, तीनों कंडीशन 2, 6, 8 ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो समझ लो मुंबई है, तो मुंबई की, मुंबई जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी लिमिट जहाँ खत्म होती है वहां से अगर 8 किलोमीटर तक समझो कोई एरिया है तो वो क्या बोलते हैं उसे, हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। वैसे बीएमसी का के बाद सब अर्बन की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चालू हो जाते हैं, पर ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लो, पुणे का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे 8 किलोमीटर के बाद तक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में, लैंड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, पॉपुलेशन 8,000, रूलर, पॉपुलेशन 8,000 है, रूलर है, तो नो कैपिटल गेन, ठीक है। बट लैंड 3 किलोमीटर फ्रॉम अ बिग सिटी, पॉपुलेशन 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यानी ग्रेटर देन 1 लाख उसकी पॉपुलेशन है, यानी इसके लिए हम 6 किलोमीटर वाला ये देखेंगे, तो 6 किलोमीटर फ्री है, तो ये अर्बन होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। अब जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो अब आप सबको ही पता है ही, आपने भले ही अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये इन सेक्शंस में दिया गया है,
दिस डिसाइड्स इफ योर गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और उसके हिसाब से आपका टैक्स रेट बदलता है, ठीक है। तो अभी ये इस साल ही पढ़ रहे हैं हम कि डेट के पहले डेफिनेशन अलग है, डेट के बाद डेफिनेशन अलग है, क्योंकि जो 2024 था, इलेक्शन ईयर था, 23 जुलाई 24 को बजट आया था, वो बजट में उन्होंने, निर्मला दीदी ने नया ये बताया था, तो उसके हिसाब से वो उसी दिन से एक्टिव कर दिया था। अगर आगे पीछे से एक्टिव करते तो लोग बहुत टैक्स प्लानिंग करते थे, ठीक है। तो 23 जुलाई से वो एक्टिव हुआ, तो उस दिन, उसके पहले देखो, अब उसके पहले बिफोर 23 जुलाई कोई भी लिस्टेड शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट है या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये शॉर्ट टर्म कब होएगा, अगर इससे आप 12 मंथ से कम होल्ड करते हो, और लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, इसके लिए जो है 12 मंथ की कंडीशन देखिए। तो उसके बाद में जो अनलिस्टेड शेयर्स है, लैंड बिल्डिंग है, इन सब के लिए हम 24 मंथ्स की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। और तीसरा है अदर एसेट्स, अदर के लिए हम 36 की देखेंगे, ठीक है। ऐसे याद रखो, जो आपके शेयर्स वगैरह है वो इसमें आएगा, लैंड और बिल्डिंग 24 में आएगा, और अदर गोल्ड, आर्ट वर्क, कल्चर, पेंटिंग, कुछ भी आप खरीद बेचते हैं 36 मंथ्स में। पर आफ्टर 23 जुलाई 24 उन्होंने 36 मंथ का जो क्राइटेरिया था वही हटा दिया, 2 में ही ला दिया। तो सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज, कोई भी टाइप्स की यूनिट्स, यहाँ जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट लिखा, कोई भी टाइप की यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब 12 मंथ्स के लिए है। उसके बाद में अदर बाकी कोई भी कैपिटल एसेट हो गया, वो 24 मंथ्स के लिए। ये जो गोल्ड आर्टवर्क था ये भी अब 24 में आ गया, तो इसमें दो ही कंडीशन बची, 12 मंथ वाली और 24 मंथ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब सेक्शन 50 ए में उन्होंने कुछ और ये दिए हैं कि नो मैटर हाउ लॉन्ग यू होल्ड, ये चीजें ऑलवेज शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो कुछ ऐसे आइटम्स है, पहला उसमें मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मार्केट लिंक डिबेंचर आप 100 साल के लिए होल्ड करो तो भी वो जो है शॉर्ट टर्म ही माने जाए। उसके बाद में अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं, आफ्टर 23/7/24 अगर आप कोई अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर परचेस करते हो तो वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर्टन न्यू म्यूचुअल फंड्स आफ्टर 1/4/23 के बाद उसे भी हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग डालने वाला पॉइंट नहीं है, एक ही चीज याद रखो, वही है, ठीक है। शेयर्स बॉट इन जैन 24 सोल्ड इन जून 24, जैन में खरीदा है, जून में बेचा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने में, तो 6 महीने में बेच दिया शॉर्ट टर्म। 6 महीने वाला कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आइटम हो 6 महीने में बेचा है, शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। फ्लैट बॉट इन 2019 सोल्ड इन 25, 2019 से 25 में 6 साल के लिए होल्ड किया है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म, कोई भी कुछ भी रहे लॉन्ग टर्म। वैसे लैंड और बिल्डिंग के लिए 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। मार्केट लिंक डिवेंचर्स हेल्ड फॉर 3 इयर्स, स्टिल शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म ये है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू वगैरह बहुत अच्छा बन सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, आधे लोग तो टाइम देख के लॉन्ग टर्म करके आ जाएंगे, 50 गेम खेल लेगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कैपिटल एसेट क्या है, अब हम देखेंगे ट्रांसफर क्या है। कैपिटल एसेट ऊपर पूरा डिस्कस कर लिया, वो कैपिटल एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब क्या, डज नॉट ओनली मीन सेल, ठीक है। तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, ये अगर कुछ भी होता है तो भी आप ट्रांसफर हो, यू सेल और गिव अप ओनरशिप, आपने अपना घर सेल कर दिया, आपने अपना घर एक्सचेंज करके नया घर ले लिया, आपने अपना घर छोड़ दिया, रेलिंक्विश कर दिया, सेल लैंड एक्सचेंज फ्लैट फॉर अनदर, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, अगर आपके पास राइट थी, आपने सुना होगा कोल माइन, कोल माइन में से कोल निकालने की राइट होती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की ये होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल की जो है राइट्स मिलती है, अगर वो आपने राइट बेची तो भी यू लीज होल्ड राइट्स, आपके पास कोई फैक्ट्री का लीज होल्ड राइट्स है, आपने वो बेच दिया, ये सब, ठीक है। ये उसके बाद में कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन यानी जैसे महाराष्ट्र में भी समृद्धि हाईवे बना था, अभी शक्तिपीठ हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे है, बहुत लोगों की जमीन उसमें आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपलसरी एक्वायर करती है कि ये जमीन हमें चाहिए, आप रेट ले लो मार्केट रेट के हिसाब से, जमीन हमारी हुई कंपलसरी, इसमें आपको चॉइस नहीं दिया जाता, ठीक है। गवर्नमेंट टेक्स प्रॉपर एक्वायर्स योर प्रॉपर्टी फॉर अ हाईवे, ठीक है। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपके पास जो है लैंड थी, बहुत बहुत सारी लैंड थी, और आप सीए हो, आपने एक दिन सोचा अब मैं सीए वगैरह सब प्रैक्टिस जॉब सब बंद कर देता हूँ, मैं अब चालू करता हूँ रियल एस्टेट का बिजनेस। तो आपने क्या किया, आपकी जो लैंड थी उस सबको
आपने कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, अब आपने वो लैंड का ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड बन गया। तो आपने कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बनाया, ये कैपिटल गेन नहीं है। जब आप उसे बेचोगे, वो जो लैंड को बेचोगे, तब उस पे कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबी का भी आएगा। ये डिटेल में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल में नीचे लिखा है, ठीक है। जैसा बोला, ठीक है। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अगर जीरो कूपन बॉन्ड जो है उसको आप मैच्योरिटी होती है, रिडीम होता है, तो वो माना जाएगा कि वो ट्रांसफर है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम आफ्टर 5 इयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड यानी पता है ना सबको, उस पे जो है इंटरेस्ट नहीं आता है, वो डिस्काउंट पे रिडीम ये होता है, डिस्काउंट पे जो है सेल किया जाता है और फिर रिडीम जो है उसकी क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू पे किया जाता है, तो वो जो है ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। पार्ट ट्रांसफर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, आपने आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, आधा होने का है, तो जो है उस पे भी, उसे भी हम ट्रांसफर मान लेंगे, ठीक है, सिंपल। अलाउिंग एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गिविंग राइट्स लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट मेंबरशिप अलॉटमेंट ऑफ, ठीक है। जैसे समझ लो आपका एक फ्लैट है कोई बड़ी सी स्कीम में, आपके दो फ्लैट है, आपके पास दो फ्लैट के लिए दो उन्होंने पार्किंग आपको अलॉट की है, पर आपके पास कार एक ही है, तो आप एक ही यूज करते हो, एक वैकेंट थी, तो आपके पड़ोसी आए, मिस्टर सलमान खान जी ने बोला कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्किंग है, मेरे पास तो गाड़ी है, मैं आपको वो पार्किंग राइट खरीदना चाहता हूँ। तो आपने अपना पार्किंग राइट, एक पार्किंग का राइट उन्हें बेच दिया, तो उन्होंने वो आपसे खरीदा, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मिस्टर ही गिव्स पोजीशन ऑफ लैंड टू बायर इन 2025 अंडर सेल डीड नॉट रजिस्टर्ड। अगर देखो सेल डीड रजिस्टर नहीं किया है, फिर भी उन्होंने जो है पोजीशन दे दिया एग्रीमेंट के, वर्बल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट जो भी है, तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा, रजिस्टर हो ना हो, ठीक है। अब कुछ हम ट्रांजेक्शन है जो नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पहला तो है पार्टीशन ऑफ एच यू एफ था कोई, एक्स वाई जेड एच यू एफ था, उसको एक्स वाई जेड तीनों सन्स के बीच में बांट दिया, ठीक है। मेंबर्स बिटवीन इन पार्टी, नो कैपिटल गेन, ठीक है। गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट, इनहेरिटेंस में जो आएगा, जैसे किसी के पापा ने उसके बेटे को इनहेरिट गिफ्ट कर दिया, विल में लिख दिया, या फिर ऐसा कोई इरिवोकेबल ट्रस्ट, यू गोल्ड गिफ्ट टू योर सन नॉट टैक्स, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट कंपनी अगर 100% सब्सिडियरी को गिफ्ट कुछ दे रही है, तो भी उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मेरी कंपनी है मीत लिमिटेड ओन करती है मीत सब्सिडरी लिमिटेड को, तो मीत लिमिटेड अगर मीत सब्सिडरी लिमिटेड को कुछ देती है, तो उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। मशीनरी दे दी, कुछ भी लैंड दे दिया, नॉट ट्रांसफर, ठीक है। सब्सिडियरी ने इंडियन होल्डिंग कंपनी को दिया, कोई आपकी अफ्रीका में सब्सिडरी है, वो अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी, रिलायंस की सब्सिडरी है अफ्रीका में, तो अफ्रीका से कुछ आया, नॉट क्या बोलते हैं, इसे हम नहीं मानेंगे ट्रांसफर, रिवर्स भी एक सिंपल, ठीक है। अमालगमेटिंग अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। एक्स और वाई मिला के, जैसे हम इसका ये देखते हैं, वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मिला के, इन दोनों का मर्जर होके वी आई बन गया, ठीक है। तो वीआई जब बना, तो वोडाफोन के एसेट्स वीआई को ट्रांसफर हुए, आइडिया के एसेट्स वीआई को ट्रांसफर हुए, तो ये जो है इसको ट्रांसफर नहीं मानेगा, तो कैपिटल ये नहीं हुए, ठीक है। डीमर्जर रिजल्टिंग कंपनी, जैसे अभी एकदम ताजा एग्जांपल है, टाटा मोटर्स से पीवी और सीवी, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, दो अलग अलग कंपनी बन गई है। तो जैसे टाटा मोटर्स की कुछ एसेट्स पीवी के पास है, कुछ सीवी के पास है, नहीं, ट्रांसफर नहीं, सीजी नहीं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, आपके पास डिबेंचर्स थे, अब शेयर्स बन गए, नो सीजी, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन इक्विटी, सेम ऊपर जैसा, सेम, नो टैक्स। रिवर्स मॉर्गेज बाय सीनियर सिटीजन, अब रिवर्स मॉर्गेज क्या है, तो देखो, इसे हम एक्सप्लेन करना चाहिए, हाँ ठीक है, चलो समझ लो आपके पास एक घर है जिसका वर्थ 1 CR रुपीज है, आपकी एज ये नहीं, वो किसी एक एल्डर पर्सन मिस्टर ए के पास एक घर है 1 करोड़ का, अब वो जो है 60 की एज में रिटायर हो चुके हैं, उनकी नो एक्टिव इनकम है, कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ये 1 करोड़ का हाउस है, इसे बैंक को मॉर्गेज करा दिया,
बैंक ने बदले में क्या बोला, आई विल पे यू 80,000 पर मंथ, समझ लो, हाँ चलो 80,000 पर मंथ, आप जब तक जिंदा हो मैं आपको एवरी ईयर भेज दूंगा, उसके बाद में जो है ये हाउस पे हमारा राइट हो जाएगा। अब जो है समझ लो ये 60 की एज से 70 की एज तक वो जीते हैं, तो 10 साल तक बैंक उन्हें हर महीने 10-10 हजार 80,000 एवरी मंथ देता जाएगा। प्लस वो हाउस भी जो है वो सीनियर सिटीजन के मिस्टर ए के ही पोजीशन में रहेगा, वही वहां रहेंगे, वही कुछ सब कुछ यूज करेंगे, ठीक है। एट द एज ऑफ 70 अब उनके जो सन्स है, जो लीगल ईयर्स है, उन्हें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके जो पेरेंट्स थे, जो आपके जो फादर है, उन्होंने 10 साल से जो यूज किया है, जो 10 साल से हमसे पैसे लिए हैं, उसको विथ इंटरेस्ट आप लौटा दो, घर आप ले लो, या फिर घर का हम पोजीशन ले लेते हैं, जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बैलेंस फिगर आएगा वो हम आपको पे कर देंगे। तो समझा, ज्यादा दिमाग डालने की गरज नहीं। तो इसमें मंथली पेमेंट नो टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड रिडेम्पशन, ये भी इस पे भी नो, ठीक है, ज्यादा ये नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी इन लिक्विडेशन, अब कंपनी क्या है, लिक्विडेशन में जा रही है, अपने अकाउंट्स में वगैरह पढ़ा ही होगा, कंपनी लिक्विडेट होती है। तो लिक्विडेशन के टाइम इन हैंड्स ऑफ कंपनी गिविंग असेट टू शेयर होल्डर इन स्पेसी, इन स्पेसी क्या मतलब है, एज इट इज, ठीक है। इन स्पेसी का मतलब एज इट इज, नॉट अ ट्रांसफर। अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी ने बोला मेरे पास जो एसेट्स है, मेरे पास एक लैंड है 4 एकड़ के, और मेरे 4 शेयर होल्डर्स है, मैं चारों को एक एक एकड़ दे दूँ, ठीक है। इफ कंपनी सेल्स एसेट एंड गिव टैक्स टैक्सेबल टू कंपनी, कंपनी ने बोला मैं लैंड जो है वो बेचूंगा और जो कैश आएगी उसको ट्रांसफर करूंगा, तो जो लैंड बेच के जो पैसा आएगा उस पे कैपिटल गेन कंपनी पहले भरेगी, फिर उसके बाद बचा हुआ बांटेगी। इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिविजन फॉर सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। देखो, अब जो शेयर होल्डर्स है उनके पास अगर आता है, तो समझ लो कंपनी से उन्हें 10 लाख रुपीज मनी आ गए, फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपीज की उनके पास असेट्स आ गए, और उनके पास जो डिविडेंड था, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस हम बोलते हैं, जो उनका डिविडेंड वाला पोर्शन है, वो था 15 लैक्स। तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 लैक्स प्लस 40 लैक्स माइनस 15 लैक्स, सेल्स कंसिडरेशन होगा 35 लाख। तो हम 35 लाख उनका सेल्स कंसिडरेशन मानेंगे और सीजी उनके हाथ में लग जाएगा, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख, कैश 2 लाख, ऑफ विच 1 लाख डिम डिविडेंड, तो कैपिटल गेन लगेगा 11 लाख, ठीक है। अगला हम देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब बायबैक ऑफ शेयर्स, बिफोर 1/10/2024 डोमेस्टिक कंपनी क्या करती थी, ये भी ईयर के बीच से है, डेट याद रखना, एमसीक्यू में मस्त घुमा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कंपनी जो है 1/10/2024 के 20% अंडर सेक्शन 115 QA जो है एक्सक्यूज मी 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये जो है अंडर सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, सॉरी एक्सक्यूज मी, अंडर दिस सेक्शन टैक्स देता था, और फिर शेयर होल्डर के हाथ में जो है बायबैक का अमाउंट आता था वो एग्जाम्प्ट हो जाता था। पर 11024 से उन्होंने क्या चालू किया कि जो है ट्रीटेड जो है इसे हम डिविडेंड मान लेंगे, जो आपको बायबैक का अमाउंट आएगा, यानी समझ लो आपका शेयर जो है वो 200 रुपीज में बायबैक हो रहा है रिलायंस का शेयर, तो 200 रुपीज आपके हाथ में टीम डिविडेंड मान लेंगे अंडर सेक्शन 222F, ठीक है। अब जो फॉरेन कंपनी बायबैक करेगी शेयर होल्डर टैक्स एट कैपिटल गेन, जो फॉरेन कंपनी बायबैक करेंगी उसे हम कैपिटल गेन में ही लेते हैं, पहले से इसमें कोई डेट वेट का झंझट नहीं है, फॉरेन कंपनी अगर बायबैक करती है उसे हम कैपिटल गेन में ही मानेंगे, ठीक है। XYZ लिमिटेड बायबैक्स इट शेयर एट 1 शेयर होल्डर पेज टैक्स डिविडेंड इनकम, अब जो है हाँ ये डिविडेंड इनकम ये IFRS में जाएगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब अगला हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। आपका कोई कैपिटल एसेट था, हाँ जैसे हमने ऊपर बात किया था, आपने लैंड को जो है अब बेचना चालू कर दिया, ट्रेडिंग चालू कर दी। इफ योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन स्टॉक इन ट्रेड लाइक लैंड शेयर ज्वेलरी, आपने कुछ भी जो है इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसे हम ट्रांसफर तो मानते हैं पर उसका टैक्स जो है उस साल नहीं लगता, और टैक्स कब लगता है तो हम देखते हैं। पहले इसके पर हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो कि आपके पास कोई लैंड थी जो आपने 2011 में खरीदी थी, उस पे वो थी 10 लाख रुपीज की, फिर 2021 में आपने उसको SIT बनाया, स्टॉक इन ट्रेड बनाया, तो वो तब उसकी FMV थी 20 लाख रुपीज, ठीक है।
और आपने 2025 में उसे सेल कर दिया, तब उसकी तब उसने आपको आपने उसे सेल किया 40 lakhs में। तो अब जो ये जो है, अब देखो, लैंड यहाँ पे कैपिटल एसेट थी, कैपिटल एसेट से स्टॉक एंड ट्रेड एसआईटी बनी है, तो ये जो फिगर है ये कैपिटल गेन में जाना चाहिए, और ये जो फिगर इस इनमें का डिफरेंस है वो पीजीबीपी में जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल, समझ आया? ऐसा ही है, डिटेल में देखते हैं। तो कैपिटल गेन कब टैक्स लगेगा? इन ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, जब एक्चुअल सेल होएगा तब कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज पर ओरिजिनल एसेट। बिजनेस इनकम कौन सी होती है? सेम ईयर, जब आप बेचोगे ये सेम साल में और बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2021 में कैपिटल गेन हो रहा है ये टैक्स 2025 में लगेगा, 21 में नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स देंगे। सबसे पहले आप ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन एफएमवी निकालो, ये जो हमने देखा एफएमवी निकाल लो ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल गेन कैसे निकालना है? एफएमवी ऑन कन्वर्जन, ये वाला फिगर, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 10 lakhs, उसको इंडेक्सेशन लगेगा। इंडेक्सेशन क्या है आपको पता है? ठीक है, अगला है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को एक्चुअल सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ये देखो, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। कैपिटल गेन टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ सेल, नॉट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, लैंड कन्वर्टेड, बॉट इन 2005 फॉर 3 lakhs। 2005 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो है 117। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 23। ठीक है, ये हो गया 23-24 में, 23-24 में उसे कन्वर्ट कराया। ठीक है, एफएमवी हो गया इसका 12 लाख रुपए। फिर 1 जुलाई 24 को, यानी 24-25 में उसे 14 लाख में बेच दिया। अब सीआई ऑफ 23-24 भी दिया है 348। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैसे इसे निकालेंगे? तो इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे पहले। दो अब सबसे पहले हम कैपिटल गेन निकालेंगे। तो कैपिटल गेन क्या होएगा? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी? 12 lakhs, माइनस ओरिजिनल कॉस्ट एफएमवी इंटू इंडेक्सेशन लगा देंगे। इंडेक्सेशन क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ, इंटू 348/117। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 lakhs, माइनस ये फिगर आ जाएगी 892,308। तो कैपिटल गेन हमारा आ जाएगा 307,692 और 692। ठीक है, और 5 से लेके 13 तक कितने साल हो गए? लॉन्ग टर्म आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम इंडेक्सेशन, अब आप सबको डाउट आ रहा होगा कि इंडेक्सेशन तो रिमूव हो गया, हम क्यों लगा रहे हैं? तो इंडेक्सेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो जिस साल ये से कन्वर्जन हुआ था 2023 में 24 में, तब तो इंडेक्सेशन था, तो लगाएंगे। अगर 2023-24 में इंडेक्सेशन नहीं होता, यानी समझ लो आज से हम ये कैलकुलेशन आज से 4 साल बाद कर रहे हैं, और जो एसेट है वो 25-26 में ट्रांसफर है, तब तो इंडेक्सेशन है ही नहीं। अगर इंडेक्सेशन ही नहीं है तो हम ये फॉर्मूले में भी यूज नहीं करेंगे। फॉर नाउ जितने भी जो पहले कन्वर्ट हुए हैं सब पे इंडेक्सेशन आएगा, क्योंकि उस साल इंडेक्सेशन था तो हम इंडेक्सेशन लेंगे। ठीक है, जैसा हमने निकाला लॉन्ग टर्म। और जो बिजनेस इनकम होगी एफएम और सेल्स प्राइस माइनस एफएमवी 2 लाख। सिंपल है, कॉमन, ये ऐसा एक आप टाइमलाइन याद रखो। सबसे पहले बाय, फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन, और फिर सेल। ऊपर के दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन, नीचे के दोनों का डिफरेंस पीजीबीपी। सिंपल है, ज्यादा ये नहीं। देखो, शेयर्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, यू गॉट शेयर्स, 1 लाख रुपए के शेयर 2019 में खरीदे। ट्रेडिंग स्टॉक 2023-24 में कन्वर्ट किया, एफएमवी 1,80,000, सोल्ड देम 2 लाख। इसमें भी देखो सेम, ये कैपिटल गेन निकालेंगे और फिर बिजनेस, सेम सेम, अलग नहीं है। अब हम कंपलसरी अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है इफ द गवर्नमेंट एक्वायर्स योर प्रॉपर्टी लाइक रोड में, फॉर फॉर अ मेट्रो, रोड, डैम, कुछ भी बनाना है होंगे, इफ कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर यू रिसीव कंपेंसेशन, नॉट व्हेन लैंड इज टेकन। अगर समझ लो आपकी लैंड एक्वायर हुई है इन द ईयर 21-22, बट कंपेंसेशन जो है रिसीव हुआ है आपको 24-25 में, तो 24-25 में टैक्स लगेगा, इधर नहीं लगेगा। ठीक है, इफ यू गेट एनहांस कंपेंसेशन लेटर, एनहांस कंपेंसेशन यानी आपको गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कोर्ट गए, मुझे आपने बोला मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो कोर्ट ने आपको और 50 लाख दिलवा दिए, तो जो 50 लाख आपको जिस साल रिसीव होंगे उस साल टैक्स लगेगा। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाना है। ठीक है,
कंप्यूटर टेक द कंपेंसेशन ओरिजिनल और इनहांस एज फुल वैल्यू ऑफ कॉमर्स, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंसेस, जो भी लीगल फीस वगैरह वो भी है, जो भी है बचेगा वो कैपिटल गेन। ठीक है, अब अगर आपको ओरिजिनल, हाँ लिखा होगा ना नीचे, है, ठीक है, तो इस पे एग्जांपल देते हैं। ओरिजिनल कंपेंसेशन आपको मिला है, लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन 23-24 पिछले साल में, कंपेंसेशन 12 ये इन मार्च 24, यानी ये 23-24 में ही मिला है। कॉस्ट ऑफ लैंड 4 लाख, परचेस्ड इन दिस सीआईआई दिया है दोनों साल का। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट जो है उसका इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे 4 लाख का, इंटू 348/122, ये आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, ये तो हम सिंपल चल रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। एफ यू 12 लैक्स का उसका देखो, एफ यू सी जो है 12 लाख आ गया, इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आएगा 1140984। ठीक है, और 59016 जो है ये आ जाएगा, क्या हो गया इसको, 59016 जो है ये आपका LTCG आएगा। ठीक है, टैक्स इन AY 24-25, पिछले साल ही टैक्स हो गया, पिछले असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब एनहांस्ड कंपेंसेशन मिला, लेटर 25-26 में कोर्ट ने आपको 4 लाख एक्स्ट्रा मिला दी, ये 4 लाख पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे AY 26-27। अब इसमें से डबल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस मत करना, नो इंडेक्सेशन और कॉस्ट डिडक्शन फॉर एनहांस्ड पार्ट। ठीक है, याद रखना, सिंपल सा पॉइंट है, कंफ्यूजन होने की बहुत है। एक बार आपने डिडक्शन ले लिया बस हो गया, आपको हर साल उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिड्यूस्ड कंपेंसेशन, लेटर जो है आपका कंपेंसेशन 2 लाख रुपए कम हो गया, यानी आपसे 2 लाख रुपए वापस मांग लिए, तो भी आप रिफंड रेक्टिफिकेशन इसके अंदर फाइल कर सकते हो, आपको जो है माइनस हो जाएगा, आपको जो है टैक्स का भी रिफंड आ जाएगा। डेथ बिफोर रिसीविंग, इफ ओनर डाइज बिफोर गेटिंग टैक्स लीगल है, जो रिसीव करेगा उसके हाथ में, अगर ये मर, अरे अरे ये क्या हो गया, ठीक है ये काटो, ओके ओके। कंप्यूटेशन ऑफ ये, तो देखो फॉर्मूला तो हमें सबको पता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी बचेगा वो आएगा कैपिटल गेन। ठीक है, सिंपल, यही है फॉर्मूला, यही यहाँ लिखा था, इसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या, तो नॉर्मली सेल प्राइस रिसीव्ड या रिसीवेबल जो होगा वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इफ प्रॉपर्टी सोल्ड बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यूज स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, ये 50C बोलता है, 50C भी हम नीचे देखेंगे। उसके बाद में जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, लेस जो ये एक्सपेंसेस बोला था वो एक्सपेंसेस है ना, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजमेंट, लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर, ये। अब सबसे कॉमन ब्रोकरेज, आप सबने देखा होगा, ब्रोकर 1% 2% के हिसाब से लेते हैं, मस्त मज्जा नहीं लाइफ। ठीक है, उसके बाद में ये जो एक्सपेंसेस है उसमें से माइनस होंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी परचेस प्राइस प्लस परचेस एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज के लिए आप जो पे करते हो वो। ठीक है, फॉर एस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, सॉरी, यूज एफएमवी और बेनिफिशियल। ठीक है, अगर मान लो आपने जो है लैंड परचेस किया है, लैंड परचेस जो किया आपने 95 में किया है, 1995 में। ठीक है, उस तब आपने उसकी कॉस्ट जो दी थी वो दी थी 1 लाख रुपीज। अब एफएमवी जो है ऑन 1401, एफएमवी जो हो गई वो हो गई, एफएमवी जो हो गई वो हो गई समझ लो 2 लैक्स। तो आप जो है, आप जो आपकी जो कॉस्ट मानोगे आप कैलकुलेशन के टाइम, तो आप 2 लाख मानोगे, क्योंकि जो है हमारे जो CII है, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो सारे हमने 2001 से सेट किए, तो 2001 पे अगर आपकी एफएमवी आपके कॉस्ट से ज्यादा है तो आप एफएमवी लेंगे। मान लो इस दिन एफएमवी 50K बच गई, तो आप ये नहीं लेंगे, तो आप 1 लाख ही लेंगे। ठीक है, समझा, कॉमन सेंस, ये नहीं, अगर बेनिफिशियल है तो ही आप एफएमवी लेंगे, नहीं तो आप कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओनली कैपिटल इम्प्रूवमेंट नॉट रूटीन, ऐसा नहीं कि नल टूट गया मैं प्लम्बर बुलाया 100 रुपए का, ये सब नहीं। आपने रिनोवेशन कराया, आपका नया कुछ लगा दिया, लिफ्ट लगा दी घर में, ये जो है मेजर इंप्रूवमेंट ही लेंगे कैपिटल, ऐसा नहीं नल टूट गया,
लाइट चले गया, मैं लाइट लाके लगा दिया, ये सब रूटीन रिपेयर नहीं, ठीक है। अब जो एक चीज है, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो बिफोर 1401 इनकर किया है, ठीक है। यानी आपने जो है 95 में घर खरीदा था, 97 में आपने उस पे जो है मेजर रिफॉर्म करा दिया, आपने उस पे 2 लाख रुपए खर्चा करा दी। इग्नोर इट, कंप्लीटली इग्नोर, इग्नोर, ठीक है, याद रखना कहाँ चलेगा, इग्नोर। सिर्फ 1401 के बाद का ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेंगे, उसके पहले का इग्नोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बिफोर 23 जुलाई 24 यूज इंडेक्सेशन टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। बिफोर 23 जुलाई 24, 23 जुलाई के बाद में तो इंडेक्सेशन ही बंद कर दिए इन लोगों ने। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज दिस इनटू ईयर ऑफ सेल बाय ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। सिंपल है, ये सब आप लोगों को आता है, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो, हाउस बॉट इन अप्रैल 2005 फॉर 6 लाख, इम्प्रूवमेंट किया है उसमें 2 लाख रुपए, सोल्ड इन अप्रैल 23 फॉर 40 लाख रुपए, ठीक है। तीनों साल का CII दिए। तो अब कॉस्ट ऑफ अपना ये क्या आ जाएगा, एक्विजिशन, ICOA क्या आएगा अपना, तो 6 लाख ये हो गई अपनी कॉस्ट जो थी, इंटू 6 लाख इंटू कौन से साल में बेचा है हमने, 23 में, 23-24 में, तो 348 बाय कब खरीदा था, 117, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1401 के बाद का है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख इंटू 348 सेम बाय ये कौन से साल में किया था, अप्रैल 10 यानी 10/11 में, तो 10/11 का 167, ठीक है, ये आ गया। तो लॉन्ग टर्म कैसे, FVOC हो जाएगा अपना 40 लाख, इसमें से माइनस करेंगे ICOA और माइनस करेंगे ICOI, ICOA हो गया 17.85 लैक्स और ये हो गया 4.17 लैक्स, ठीक है। दोनों को हम माइनस करेंगे, अपना LTCG आएगा 17.98 लैक्स, ठीक है, LTCG, इस पे टैक्स लग जाएगा। प्रॉपर्टी बिफोर 1401 खरीदी थी, लैंड बॉट इन 1995 1 लाख रुपए की, जिसकी FMV 3 लाख हो गई, जो 2024 में 15 लाख में बेची, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसके पहले देखो अभी ये 1 लाख है और FMV 01 की 3 लाख है, तो ये लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो 3 लाख को जो है हम इंडेक्सेशन करके ला लेंगे इसके पास, और लॉन्ग टर्म कैपिटल, सिंपल से, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो देखो अब सेल बिलो स्टैम्प वैल्यू 50C, अब ये डिटेल में नीचे देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज दिस, शेयर्स पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, ध्यान देना। जो शेयर्स होते हैं अपने, आपके पास RIL के शेयर है, उस पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, वो 2 लाख के खरीदे 5 लाख बेचे, पूरा 3 लाख पे ये लगेगा। अब ये शॉर्ट टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो कुछ भी हो, नो इंडेक्सेशन, ठीक है। डीम्ड, अब सेक्शन 650C, इसको ध्यान रखना, अच्छा सेक्शन है। अब डीम्ड सेल वैल्यू ये क्या बोलता है, अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग सेल की है या दोनों बेची है, तो लेस देन SDP पे आप उसे नहीं बेच सकते, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, तो आप उसे उससे कम में नहीं बेच सकते हो। पर अब ऐसा है, मार्केट में मंदी चल रही है, आपने बेच दिया, 1 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने 80 लाख में बेच दिया, तो वो आपको ये नहीं मना करता कि आप 80 लाख में बेचो ही मत, आप 80 लाख में बेचो, आप उसे फ्री में बेचो, वो आपका दिक्कत है। हम जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, 50C बोलता है हम जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे उसमें हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अगर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 10%, यानी मोर देन 10% का डिफरेंस है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए हम स्टेप क्या करेंगे, तो पहले हम एक्चुअल प्राइस को A लेंगे और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को B लेंगे। इफ B इज ग्रेटर देन बाय मोर देन 10%, B इज डीम्ड एज सेल वैल्यू। देखो अब इस पे हम एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जो सेल्स प्राइस थी वो थी 40 लाख, आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 4 लाख, तो जो आपकी 40 लाख में हम 10% ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 44 लाख। अब आपकी 44 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लिमिट में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपकी सेल प्राइस इंटू 110% के लिमिट में है, तो 40 लाख ही हमारा जो है FVOC बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब सेल प्राइस जो है 40 लाख थी, SDP 48 लाख थी, तो हम निकालेंगे सेल्स प्राइस 40 लाख प्लस 10%, ये हो जाएगा 44 लाख। अब हमारी SDP जो है वो इससे भी ज्यादा है,
तो अब हमारा ये जो है ये एफपीओसी बनेगा 46 एसडीवी। ठीक है, समझा। 10 लाख 10% के हमारे पास मार्जिन है कि आप एसडीवी से, यानी जो सेल्स वैल्यू है उससे 10% तक भी अगर एसडीवी रहता है तो ठीक है, मान लेंगे। अग्रीमेंट साइंड अर्लियर विद पार्ट पेमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन एसडीवी एज मे बी कंसिडर। ठीक है, अब इस पे हम ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि देख लो, आपने जो है एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं कि आपने 10 10 25 को, नहीं 10 10 24 को, सॉरी 10 10 24 को एग्रीमेंट टू सेल किया है। इसमें आपकी जो एसडीवी है वो है 70 लैक्स। ठीक है, और उसके बाद में जो आपकी, और आपने इस दिन आपने उनको एडवांस दिया है, एडवांस दिया है समझ लो 10 लाख रुपीज। ठीक है, वो आपको एडवांस मिला है। उसके बाद में 1 1 25 को सेल कंप्लीट हो गया। उस दिन की एसडीवी थी 100 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, उस दिन जो है रिमेनिंग पेमेंट आ गया। ठीक है, और जो आपकी ये थी क्या बोल सकते हैं उसे, सेल्स प्राइस। तो आपकी जो सेल्स प्राइस थी वो थी 65 लाख रुपीज। ठीक है, अब आपकी जो सेल्स प्राइस 65 लाख रुपीज थी। अब हम, कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि एग्रीमेंट इस दिन हुआ, सेल इस दिन हुआ, एसडीवी ये ले या ये ले। सिंपल, अगर एडवांस कुछ दिया है आपने बैंकिंग चैनल से, एडवांस दिया है और वो भी बैंकिंग चैनल्स, कैश में नहीं, एडवांस अगर आपने दिया है बैंकिंग चैनल से या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो भी है उससे अगर आपने दिया है तो एसडीवी आप एग्रीमेंट की डेट वाली लेंगे। अब एग्रीमेंट की डेट वाली लेंगे यानी देखो 70 लाख रुपीज हम लेंगे। अगर ये देखो एडवांस जो है ये समझ लो हमने बैंकिंग चैनल से दिया है तो हम एसडीवी मानेंगे 70 लाख रुपीज। एसडीवी इक्वल्स टू 70 लाख रुपीज। तो हम सेल्स प्राइस प्लस 10% करेंगे तो वो हो जाएगा 71.50 लाख रुपीज। ये इसके कंसिडरेबल इसमें है तो एफवीओसी जो है 65 लाख रुपीज ही मानेंगे हम। ठीक है, पर अगर सेम ये 10 लाख रुपीज जो है वो कैश में होते तो हम एसडीवी जो है 100 लाख मानते। तो ये जो है इससे इसकी लिमिट में नहीं आ रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 लाख हो जाता है। ठीक है, सिंपल। अप्लाइज ओनली टू लैंड और बिल्डिंग, नॉट शेयर और मूवेबल एसेट। सिर्फ लैंड और मूवेबल बिल्डिंग को लगेगा। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं। यहाँ से आगे हम टैक्स रेट्स जो है वो अगले एक सेकंड पार्ट बना देंगे। एक ही पार्ट इतना लंबा बना के कोई सेंस नहीं बनता है, तो आज के लिए इतना हम इनफ रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे हम सेक्शन 111A से आगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय।